छात्र मित्रों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हाँ, चलिए आज हम दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। चित्र देखिए, कितनी खूबसूरत है नदी का यह रूप। हम सब चलेंगे दक्षिणी गंगा गोदावरी की यात्रा करने के लिए। पहले हम पिता विशेष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिणी गंगा गोदावरी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। यह यात्रा वृत्तांत क्या है? आपने कभी यात्रा की है? गए होंगे कभी अपने अपने गांव, कभी हैदराबाद गए होंगे और कभी मद्रास गए होंगे, कहीं भी गए होंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक यात्रा की अपनी अनुभूतियों को समेटकर एक जगह लिखेंगे तो वो यात्रा वृत्तांत बन जाएगा। चलिए आज हम दक्षिणी गंगा गोदावरी काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? आगे चलिए। यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। गद्य की कई प्रक्रिया हम देख सकते हैं। कहानी गद्य की एक प्रक्रिया है, संस्मरण गद्य की एक प्रक्रिया है, निबंध गद्य की एक प्रक्रिया है। उसी तरह यात्रा वृत्तांत भी गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को, एक्सपीरियंसेस, रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। हाँ, प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी श्री कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो उनकी रचना सप्तसरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याकरण अंशों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, काका कालेलकर द्वारा रचित दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे चलेंगे। चित्र में देखिए, नदी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अभी हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। काका कालेलकर का चित्र देखिए। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण काका कालेलकर है। उनका जन्म 1885 में और मृत्यु 1991 में हुई। इनका जन्मस्थान सतारा महाराष्ट्र है। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया है। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वार्ता के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। हाँ, वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं संस्मरण, यात्रा, सर्वोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन लीला, बापू की झांकियां, जीवन का काव्य, उस पार के पड़ोसी। लेखक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए और कभी कभी प्रश्न आ सकता है लेखक के बारे में। जब 10 अंक के लिए या 8 अंक के लिए हम सारांश लिखते हैं, पहले लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने से अंक में वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? काका कालेलकर का पूरा नाम क्या है?
दत्तात्रेय, बालकृष्ण, काका खालिलकर है। चलिए आगे चलेंगे। लेखक कहां से कहां जा रहा था? लेखक की यात्रा शुरू हुई चेन्नई से और लेखक राजमंड्री आ रहा था। चित्र में देखिए, लेखक काका कालेलकर चेन्नई से राजमंड्री जा रहा था। यह राजमंड्री रेलवे स्टेशन है। देखिए गोदावरी पुल। अच्छा लगा आपको चित्र? आगे चले तो बिजवाड़े के आगे सूर्योदय हुआ। अभी सूर्योदय पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे सूरज ऊपर निकलने लगा। सवेरे का समय है, धुंधला धुंधला वातावरण हम देख सकेंगे। यानी क्लाइमेट में क्लैरिटी नहीं होगा क्योंकि अभी सूर्य उग रहा है। और दूसरी बात है, बरसात के दिन थे, वर्षा का समय है। वर्षा काल में माहौल ऐसा ही रहता है। काले 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 मेघ छाए हुए हम देख सकते हैं। और यहां देखिए पानी की बूंदें नीचे टपक रही हैं। बरसात के दिन थे। बरसात के दिनों में विविध छटावाली हरियाली फैलती है। यहां देखिए जहां तहां विविध छटावाली हरियाली फैल रही थी। छटा एक तरह की आभा। बसंत ऋतु में छटा अलग होती है और गर्मी के दिनों में सूरज की छटा और प्रकृति की छटा अलग होती है। यहां पर बरसात के दिनों में वातावरण में, क्लाइमेट में, प्रकृति में हरियाली फैली हुई रहती है। देखिए चित्र एकदम खूबसूरत नजर आ रही है। और आगे चलेंगे। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे जा रही थी, बह रही थी। ये तो नहर है। नहर क्या है? नदी का एक छोटा रूप है। नदी बड़ी होती है, नहर का स्वरूप नदी से तुलना करेंगे तो छोटा होता है। तो रेल पूरब की तरह जा रही है और किनारे किनारे एक नहर बह रही है। देखिए ये छोटा सा नाव है। समय सुबह का है, इसलिए हम लेखक को पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है बाहर क्या है। यहां देखिए, चित्र देखिए, आगे जाएंगे हम। मैंने पहले ही कहा सवेरे का समय है, टिक टिक से सभी देख नहीं सकते। लेखक ट्रेन में से, गाड़ी में से देख रहा था। यहां पर नौकाएं हैं। सवेरे सवेरे 5 या 6 बजे हम देख नहीं सकते, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मगर लेखक को इन नौकाओं को देखकर अनुमान करना पड़ा कि यहां एक नहर है। देखिए पाठ को एक बार हम देख लेंगे। तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही लेखक को नहर का अनुमान करना पड़ता था। हम देख नहीं सकते ट्रेन में बैठकर, मगर यहां पर तितलियों जैसी नौकाओं को देखकर लेखक ने अंदाज किया, एक्सपेक्ट किया कि यहां पर एक नहर है।
देखिए, चित्र देखिए और आगे चलें। कितनी खूबसूरत नजारा है। यहाँ देखिए कमल, पहले चित्र देखिए। कमल है यहाँ पर बगुले हैं और यहाँ पर देखिए सूर्य का उगता हुआ चित्र। अभी सूर्य निकल रहा था। बीच-बीच में यहाँ पर कमल है। यहाँ पर बगुले भी हैं, एकदम खामोश बैठे हुए हैं। आगे चलेंगे फिर। बीच-बीच में छोटे-छोटे तालाब भी मिलते हैं। इनमें रंग-बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता। कहीं-कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी-ठंडी हवा का अभिनंदन करने को लेखक का मन मचल पड़ता। बगुले कैसे हैं? एकदम खामोश खड़े हुए हैं। कमल चंचल दिखाई पड़ रहा है और लेखक को लगा कि ठंडी-ठंडी हवा का अभिनंदन करे। लेखक का मन मचल पड़ता है। हर किसी का मन मचल पड़ता है सवेरे-सवेरे हम यदि ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल देखेंगे तो। यहाँ देखिए सूरज अभी तक नहीं होगा। लेखक कहता है रंग-बिरंगे बादलों वाला आसमान। यहाँ आसमान देखिए, ये आसमान कैसा है? रंग-बिरंगे है, रंग-बिरंगा है। रंग-बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता। ये लेखक की अपनी अनुभूति है। और कृति में जाइए, देखिए और ढेर सारे अनुभूतियों को प्राप्त कीजिए। चलिए हम आगे चलेंगे। तालाब, छोटे-छोटे तालाब और नदी का स्वरूप बहुत बड़ा रहता है और नदी से छोटा रूप नहर का है। नहर का छोटा रूप तालाब है। आगे चलें? लेखक इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए हैं। इतने में कोव्वूर स्टेशन आ गया। राजमंड्री के पहले ही कोव्वूर स्टेशन है। कोव्वूर स्टेशन आ गया और मन में यह उमंग भरी थी कि यहां से गोदावरी मैया का दर्शन होने लगेंगे। देखिए कोव्वूर स्टेशन आ गया। कोव्वूर स्टेशन। लेखक एकदम खुशी में, मस्ती में झूम रहे थे क्योंकि आगे हम देखेंगे माता गोदावरी का दर्शन करेंगे। और गाड़ी पुल पर जा रही थी। पुल पर जाते समय, गुजरते समय लेखक इसी उधेड़-बुन में थी कि दाएं देखें या बाएं देखें, क्योंकि दाएं देखने से हम बाएं मिस हो जाएंगे और बाएं देखने से दाएं की तरफ नहीं देख सकते। तो लेखक इसी बुन में पड़ गए। किस तरह देखें? पुल आ गया और बागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा। दाएं बाएं, याद रखिए ट्रेन में बैठकर हम एक ही ओर दे सकते हैं, दाएं या बाएं। ये तो राजमंड्री का पुल है, देखिए कितना लंबी है। यहाँ
पाठ कितना चौड़ा है, देखने में यह चित्र कितना सुंदर है। आगे चलेंगे तो इसके पहले लेखक ने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, अरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह बरकर देखे हैं। लेखक पहले ही गए हैं, गंगा नदी को देख चुके हैं और सिंधु नदी को, महानदियों के प्रवाहों को देख चुके हैं। लेकिन बेजवाड़े में कृष्णा माता का दर्शन करके उन्हें गर्व का अनुभव भी हुआ है। यहां देखिए, लेखक गंगा, सिंधु, सोनभद्र आदि नदियों को देख चुके हैं और कृष्णा नदी का दर्शन कर चुके हैं। अब आ गए राजमंड्री देखने के लिए। तो राजमंड्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली है, कुछ डिफरेंट है। गंगा नदी से, सिंधु, सोनभद्र, अरावती आदि नदियों से तुलना करेंगे तो लेखक कहता है राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली है। चित्र में देखिए निरालापन। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, अभी सुबह का समय है, एकदम धुंधला धुंधला वातावरण है, ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ती प्रकृति। फिर भी लेखक ने देखा है, लेखक ने कहा है राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली। हाँ, पश्चिम की तरफ देखा लेखक ने तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। पश्चिम की ओर दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। आसमान में बादल छाए हुए हैं, घिरे हुए हैं, इसलिए धूप का कहीं नामो निशान तक न था। धूप का दृश्य कम देख सकते हैं। याद रखिए, मैं पहले ही कहा था आप लोगों से, धुंधला धुंधला आसमान है और बरसात का समय है, इसलिए आकाश में काले काले मेघ बादल छाए हुए रहते हैं और सब कुछ ठीक ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। और यही बात लेखक ने कही, आसमान में बादल घिरे रहने से धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली दूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की ओर नीचे की झाई के कारण ये सारे दृश्य वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। इस दृश्य में स्निग्ध सौंदर्य को हम देख सकते हैं और गोदावरी का पानी धूली दूसरित और मटमैला है। यहां परछाई देखिए और पानी हमें गहरी दिखाई दी, पानी का गहरापन हम देख सकते हैं। लेखक अपने अनुभूतियों में कहता है यहां पर धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, बादलों का रंग सांवला है, इसलिए परछाई और गहरी दिखाई दे रही है और यह दृश्य एकदम स्निग्ध सौंदर्य की याद करती है। लेखक को लगा कि इतना सारा पानी कहां से आता होगा, इतना सारा पानी कहां से आता है, ये तो अजीब की बात है। इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। पानी कहां से निकलता है, पहाड़ों के पीछे से पानी निकल रहा है
और आगे देखिए, पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर चित्र में बादलों का कई रूप हम देख सकते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि जैसा है, गौर से देखिए। देखने में बादल बादलों का स्वरूप क्षण क्षण बदल जाते हैं, पल पल बदल जाता है। और पहाड़ों के ऊपर बादल के धोले धोले बादल के स्वरूप कई रूप हम देख सकते हैं। यहाँ बादल का स्वरूप ऋषि मुनियों जैसे दिखाई दे रहे थे। और आगे चलेंगे, आपके लिए यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अनुच्छेद। यह पहले चित्र देखिए, पहले चित्र के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में हम पाठ पढ़ेंगे। इसको कहते हैं भंवर, भंवरें। और पानी जोर से बह रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे नाव भी हैं और जहाज भी हैं। छोटे छोटे नाव देखिए, एक नौकाएं हैं, छोटी छोटी नौकाएं हैं, और बड़े बड़े जहाज भी हैं। इसको जहाज कहते हैं। एक नौका जहाज से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो नौका छोटी रहती है। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। विपत्तियों में विजय सहित पार करता हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई चटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। और विपत्तियों से, उलझनों से राष्ट्र जब बाहर निकलता है तो नई नई आशाओं के साथ राष्ट्र की वृद्धि हो जाती है और नई नई चटाएं हम देख सकते हैं। चारों तरफ समृद्धि फैल जाता है। उसी तरह गोदावरी का प्रवाह पहाड़ों के पीछे में से निकलकर अपने गौरव के साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए कितनी जोर से नदी बह रही है। यहां पर छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे। लेखक ने कहा छोटे बड़े जहाज नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचे, खेले, उछले और कूदे। तो उन्हें रोकने वाला कौन है? बात समझ में आई आपको? नदी है, नदी में जहाज, नौकाएं, छोटे बड़े जहाज, नौकाएं रहती हैं। लेखक कहता है ये सब नदी के बच्चे हैं। नदी माता है, ये सब छोटे बड़े जहाज नदी के बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं माता के बारे में और माता के सामने उछलते हैं, कूदते हैं, माता की गोद में बैठ जाते हैं। यहां पर लेखक ने कहा नदी के स्वभाव से परिचित हैं, इसलिए ये जहाज और नौकाएं मनमाना नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, और कौन रोकेगा उनको? और रोकने वाला कौन है? लेकिन बाद में लगा नहीं नहीं, बच्चों की उपमा जहाजों से नहीं करनी चाहिए, नौकाओं से नहीं करनी चाहिए। बच्चों की उपमा देनी चाहिए भंवरों से, क्योंकि भंवरे जो हैं कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, कब पैदा होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए लेखक
भंवरों को बच्चों से तुलना की। ये बच्चों को भंवरों से तुलना की। भंवरे कुछ देर तक दिखाई पड़ते और थोड़ी देर में भयानक तूफान का स्वांग रचाते और एक ही पल में किल किल कर हंस पड़ते। बच्चे भी ऐसे करते हैं, पता नहीं कब आते हैं और कब हंसते हैं, कब स्वांग रचाते हैं और एकदम किलकिलाकर हंस पड़ते हैं और चले जाते हैं। इसलिए बच्चों की उपमा नावों से कहीं भंवरों से करनी चाहिए। यह लेखक की अपनी अंदाज है। समझ में आई बात? प्रश्न आ सकता है, लेखक क्यों बच्चों को भंवरों से तुलना की है? इसलिए कि बच्चे, पता नहीं बच्चों के मन में क्या रहता है, कब हंसते हैं, कब शोर करते हैं, मगर बच्चे जो भी करते हैं बड़ों के लिए अच्छा ही रहता है। हाँ, यहां पर भंवरों को बच्चों से लेखक ने तुलना की है। चलिए आगे चलेंगे। बात समझ में आई? छोटे बड़े जहाज हैं, ये तो भंवरे हैं और पानी जोर से बह रहा है और पानी के टक्कर से जहाज इधर उधर जा रहे हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि छोटे बड़े जहाज मनमाना खेलते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उनको रोकने वाला कौन है? समझ में आई बात? आगे चले और हम अब गोदावरी नदी के टापुओं के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। गोदावरी के टापू प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं आइलैंड्स के बारे में, आप सोशल स्टडीज में पढ़ चुके होंगे आइलैंड्स। ये देखिए, यहां चारों तरफ पानी है, सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा ऊपर हम देख सकते हैं, इसको कहते हैं आइलैंड। तो एक इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं यह प्रश्न, गोदावरी के टापुओं के बारे में आप क्या जानते हैं, या गोदावरी के टापू के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। गोदावरी के टापू बड़े प्रसिद्ध हैं और कहीं कहीं पुराने धर्म की तरह स्थिर रूप में होकर जमे हुए हैं। एक जगह वैसे ही रह गए, जमे हुए हैं। कभी कभी एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता का उत्पन्न कर लेते हैं और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। आइलैंड्स हमेशा एक ही रूप में नहीं रहते और क्षण क्षण नवीनता का उत्पन्न कर लेते हैं, बदल जाते हैं। यहां पर देखिए झोंपड़े गोदावरी नदी के एक पार हम झोंपड़े देख सकते हैं और यहां पर डेल्टास हम देख सकते हैं और इस तरह गोदावरी नदी के टापू प्रसिद्ध हैं। गोदावरी नदी के पूर्व और पश्चिम के टापुओं के बारे में हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। गोदावरी नदी के पूरब की ओर भी टापू हैं और पश्चिम की ओर भी टापू हैं। उसके बारे में अगले चित्र में हम चर्चा करेंगे। एक बार याद कीजिए, गोदावरी नदी के टापू प्रसिद्ध हैं, कई तो पुराने धर्म की तरह जहां के तहां स्थिर रूप होकर
जमी हुई हैं और कभी कभी कहीं कहीं डेल्टास स्थिर रूप में है, कहीं कहीं क्षण क्षण में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते हैं, बदलते हुए हम देख सकते हैं। यानी कहीं स्थिर रूप नहीं है। आगे चलेंगे। पूरब की ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। हम यहां पर पहले पश्चिम की ओर टापुओं के बारे में हमने जिक्र की है। लेखक ने कहा कि गोदावरी के टापू प्रसिद्ध हैं। और अब चलेंगे पूरब की ओर के टापू के बारे में जानने के लिए। पूरब की ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। यहां के टापू कुछ और किस्म के थे और पूरब के टापू कुछ और किस्म के थे। और यहां के टापुओं में, पश्चिम की तरफ के टापुओं में हम एक ये ब्राह्मण और किसानों के झोंपड़े देख सकते हैं। मगर यहां देखिए, पूरब की ओर के टापू पश्चिम की ओर के टापुओं से कुछ और किस्म के हैं। इनमें वनश्री की पूरी पूरी शोभा खिल रही थी। यहां पर कोई झोंपड़े नहीं है, हम देख नहीं सकते। अगर बहते पानी के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते, वे दूर से ही दिख पड़ते। इसलिए गोदावरी की टापुओं के बारे में लिखते समय हम पश्चिम की ओर के टापुओं के बारे में भी लिख सकते हैं और पूरब के ओर की टापुओं के बारे में भी लिख सकते हैं। चलेंगे आगे। तो इन टापुओं में कौन रहते हैं? टापुओं में कौन जाते हैं? अनासक्त बगुले जाते हैं और आसक्त नहीं है, अनासक्त है। अनासक्त बगुले रहने जाते हैं। जब बगुले चलते हैं तो उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाए? बगुले जाते हैं तो दे देखिए चरण चिन्ह, और बगुले अपने चरण चिन्हों को छोड़कर जाते हैं। और खासकर टापुओं में कौन रहते हैं? बगुले ही रहते हैं। हम तो वहां नहीं जा सकते। टापुओं में जाना जाना रहना भी मुश्किल है। पता नहीं कब रूप बदल जाता है नदी के प्रवाह के साथ। चलिए आगे चलेंगे। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। आप जानते हैं नदी के किनारे ही संस्कृति पैदा होता है और संस्कृति की तरक्की जहां पानी होता है वही होती है। इसलिए नदी का किनारा हमारे लिए, हम कृतज्ञ बनकर रहना चाहिए। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। अखंड, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, शब्दों के बारे में। अखंड जो खंडनीय नहीं है, उत्सव। किनारे पर के सफेद महल और मंदिर, उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। सभ्यता और संस्कृति नदी के किनारे ही शुरू होती है। दृश्य में देखिए, चित्र में देखिए, सफेद महल और मंदिर, ऊंचे ऊंचे शिखर ही अखंड उपासना है। प्रकृति के प्रति हम कृतज्ञ हैं। हम अखंड उपासना करेंगे। इसलिए लेखक कहता है मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। और आगे देखिए, चित्र देखिए, नदी के उस पार और इस पार
भक्त लोग नदी के लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों को इस पार से, टाइपिंग मिस्टेक है, इस पार से उस पार तक पहुंच जाते रहते हैं। भारतवासी संस्कृति के उपासक हैं। विश्व में कई संस्कृतियां हैं, मगर भारतीय संस्कृति हमेशा सक्षम है। भारतवासी यहां पर इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी नदी में उंडेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भर ले जाते हैं। यहां से घंटा का नाद इधर तक लहरों के द्वारा हम सुन सकते हैं। भक्त लोग पहुंचाते रहते हैं। हम संस्कृति के उपासक हैं, भारतवासी संस्कृति के उपासक हैं, और हम बाहर की नदियों से पानी लाकर यहां उंडेल देते हैं और यहां का पानी का जल यहां कलश जल से कलश भर लेकर जाते हैं, क्योंकि हम संस्कृति के उपासक हैं। बात समझ में आई? चले, पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज्यादा पूरब में थी। उसे कई कई मार्गों से उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था। टाइपिंग मिस्टेक यहां पर, मिलाना नहीं, मिलना था। और पश्चिम की तरफ नदी एकदम चौड़ी थी, उसमें से भी ज्यादा पूरब में थी, क्योंकि नदी कई रास्तों से गुजरती है। नदी उत्तेजित होकर गुजरती है। हम तेलुगु में कहते हैं परवल्लु परवल्लु तुक्कुतोंदी नदी। तो यहां पर उत्तेजित होकर नदी समुद्र में मिलने जाती है। आखिर नदी का उद्देश्य यही रहता है, हर नदी समुद्र में मिलने जाती है, और खासकर वर्षा के समय हमें नदी उत्तेजित होकर दिखाई देती है, क्योंकि समुद्र में जाते समय प्रवाह एकदम उत्तेजित हो जाती है। ऊपर से आती है ना नदी, तो नीचे समुद्र में मिलते समय एकदम भयानक रूप धारण भी करती है नदी कभी कभी। और आगे देखेंगे, सरस्वती से सरिता मिल गई। यहां पर देखिए, समुद्र में मिलने जा रही है नदी, और जाते समय तो उत्तेजना तो होती है, मगर समुद्र से सरस्वती, सरस्वती का अर्थ है समुद्र, समुद्र से सरिता मिलने जाती है तो एकदम शांत हो जाते हैं। मिलते समय शांत हो जाती है, मिलने के पहले, और नदी में संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होती है, मगर मिलते समय एकदम शांत, कूल दिखाई देती है, क्योंकि गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी, इसलिए वो डरती नहीं समुद्र में मिलते समय, और एकदम शांत मिल जाती है। इस तरह लेखक अपने अनुभूतियों को प्रस्तुत करने में सक्षम निकले। आगे देखिए, बाईं ओर देखेंगे, यहां पर देखिए राजमहेंद्री धवलेश्वर का पुल। यहां पर सुखी जनसमाज आनंद मन रहा था। बाईं ओर देखेंगे तो लेखक सभी दृश्यों का वर्णन किया है। चारों ओर लेखक ने अपनी नजर फैलाई, और बाईं ओर जहां प्राकृतिक सौंदर्य है धवलेश्वर का,
पुल है उसके बारे में भी हमें बताया। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सबको समझ में नहीं आती, और एकदम गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहां पर आप चित्र देखिए, यहां पर नदी का चित्र है। यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? कलगियों का स्थावर कहते हैं इसको हम। नदी का प्रवाह के साथ साथ हवा में भी ये उड़ते हैं। इसके बारे में लेखक ने क्या कहा, अभी हम पढ़ेंगे। दाहिनी ओर नदी के किनारे सटकर बाजू में मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कांस की कलगियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। नदी के साथ भी ये भी दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। नदी के पानी में उन्माद है। उन्माद का मतलब आप जानते हैं, इसको कहते हैं उन्माद। इस चित्र यहां देखिए, नदी का पानी में उन्माद था, मगर यहां देखिए, यहां पर शांत है। तो नदी का पानी में उन्माद था, उसमें लहरें नहीं थी। यहां पर कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा था, उससे मनमानी हिलोरें उछाल सकता था। देखिए यहां पर कलगियों का स्थावरों का प्रभाव अपनी मनमानी हिलोरें उछाल सकता था। यहां पर कम है, यानी कलगियों का स्थावर प्रवाह कम नजर आ रहा है, फिर भी बहता ही जा रहा था। गोदावरी के प्रवाह के साथ होड़ करते हुए उसे संकोच न होता था। जैसी गोदावरी नदी का प्रवाह बहती जा रही है, वैसे ही कांस की कलगियों का प्रवाह भी हम देख सकते हैं। इसको कहते हैं कांस की कलगियों का प्रवाह। और आगे चलिए, यह नन्नయ్య का चित्र है, कंदकूरी वीरेशलिंगम का चित्र है, यहां पर रेड्डी राजाओं का चित्र है। राजमंद्री में अनेक शूर वीर पैदा हुए हैं। माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया था। इसका मतलब है राजमंड्री में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। नन्नయ్య, कंदुकूरी वीरेशलिंगम पंतुलू आदि राजमंड्री में रह चुके हैं, राजमंड्री के ही हैं, उनका जन्म यही हुआ। इसलिए लेखक कहता है, माता गोदावरी राम लक्ष्मण सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया था। तेरे तट पर शूर वीर भी पैदा हुए और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। बालयोगी को जानते हैं आप, राजनीतिज्ञ हैं, हमारे स्पीकर भी रह चुके थे और राजमंड्री के ही हैं। चारों वर्णों की तू माता है, लेखक ने कहा, चारों वर्णों की तू माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नदी तो सबकी देवता होती है, पूर्वजों की भी अधिष्ठात्री देवी है
और आज भी। यहां शब्द सौंदर्य देखिए, लेखक ने कहा, तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। यानी राजमंड्री के पास गोदावरी नदी के एक बूंद भी हम सेवन करेंगे तो उसका व्यर्थ नहीं होता। गोदावरी पावन और पवित्र नदी है। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीरों, तत्वज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। हाँ, इस तरह लेखक ने, कक्का कालेलकर ने अपनी सभी अनुभूतियों को, खासकर राजमंड्री गोदावरी नदी के बारे में एकदम सुंदर वर्णन किया है। और इसमें समझने की बात है, लेखक ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है। लेखक को गोदावरी का जल कैसे लगा और कोवूर स्टेशन के बाद जब गोदावरी का दर्शन हुआ तो लेखक को कैसे लगा, लेखक ने क्या कहा, याद आई बात। गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। और लेखक भारतवासी के उपासना के बारे में भी चर्चा की है और धवलेश्वर का सुखी जन समाज के बारे में भी चर्चा की है। इस तरह अपने अनुभूतियों को कक्का कालेलकर हमारे सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। कैसे लगा आपको? और अगले सेशन में पाठ के अंदर जो व्याकरण अंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।